नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन की श्रृंखला विरासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हम जिस देशभक्त हिंदुस्तानी को याद करेंगे उसका दरअसल इस देश से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन अपने ज्ञान की बदौलत वो हिंदुस्तान का सच्चा सपूत बन बैठा। न वो हिंदी जानता था, न संस्कृत और न भारतीय संस्कृति से उसका कोई नाता था। मगर देखिए क्या बात है कि आज सारी दुनिया उसे हिंदी के बेटे और राम भक्त के रूप में जानती है। कौन है वो? हम आपको बताते हैं। वो है बाबा बुल्के। सवा सौ साल पहले के यूरोप का एक शांत और खामोश देश बेल्जियम, मिलनसार और खुशमिजाज लोगों का देश। हरी भरी घाटियों से घिरे गांव, दिन भर लोग काम करते और शाम को चर्च में प्रार्थना के साथ बिस्तर पर चले जाते। ऐसे ही एक गांव में रहते थे एडोल्फ बुल्के और उनकी पत्नी मारिया। शादी के बाद पहला बेटा आया। परंपरा के मुताबिक बड़े चाचा का नाम ही मिलना था, इसलिए नाम रखा गया कामिल। इसी कामिल को दुनिया ने फादर कामिल बुल्के के नाम से जाना। आज 27 देश यूरोपीय यूनियन के झंडे तले हिल मिलकर रहते नजर आते हैं। सवा सौ साल पहले का यूरोप ऐसा नहीं था। आप कह सकते हैं कि यूरोप की बड़ी मछली छोटी को निगलना चाहती थी। जर्मनी और फ्रांस भी इन्हीं में से थे। एक दूसरे को आंखें दिखाते थे। 1914 में जर्मनी के उकसावे पर ऑस्ट्रिया और हंगरी ने एक छोटे से देश सर्बिया पर हमला बोल दिया। वजह यह थी कि सर्बिया के एक नागरिक ने ऑस्ट्रिया और हंगरी के शासक आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी थी। इधर सर्बिया ऑस्ट्रिया और हंगरी के आक्रमण का सामना कर रहा था और उसकी मदद कर रहे थे रूस और फ्रांस। जर्मनी इससे आग बबूला हो गया। बौखलाहट में उसने 1 अगस्त 1914 को रूस पर हमला बोल दिया और अगले ही दिन बेल्जियम को धमकाया कि वो फ्रांस पर हमले के लिए उसकी फौज को जाने दे। शांत बेल्जियम ने रास्ता देने से मना कर दिया। जर्मनी का पारा 7वें आसमान पर था। 3 अगस्त को जर्मनी की फौजें बेल्जियम को रौंदते हुए फ्रांस में दाखिल हुई। बेल्जियम ने अपने साधनों से जर्मनी का डटकर मुकाबला किया, लेकिन एक छोटा सा देश क्या कर सकता था। पहले विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क उठी थी। तो ऐसे माहौल में बेल्जियम का हर निवासी अपने देश के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार था। घर घर से लोग सेना में भर्ती होने लगे। कामिल के पिता एडोल्फ भी सेना में भर्ती हुए और जंग में चले गए। कामिल की उम्र तब केवल 5 साल थी। माता मारिया ने
मुश्किलों का सामना करते हुए कामिल और 3 छोटे भाइयों की परवरिश की। देहाती परिवेश ने कामिल में संस्कारों की नींव डाली। गांव का इकलौता चर्च कामिल को बहुत अच्छा लगता। वो रोज वहां की खामोशी में अपने भीतर धर्म को धड़कते महसूस करते थे। 90% of Belgium was occupied. So Father Bulke and his family lived in the part of Belgium that was occupied by the invading forces. So basically, I think for most people at that time, it was a terrible period. 4 साल बाद विश्व युद्ध थम गया और एक दिन कामिल के पिता अचानक प्रकट हो गए। घर में एक बार फिर खुशियों की बहार। कामिल की आंखों में एक सपना तैरने लगा, इंजीनियर बनने का। उसने दिन रात एक कर दिया। मेहनत रंग लाई। कामिल अब 150 किलोमीटर दूर ल्यूवेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। लेकिन जिंदगी में सब कुछ अपने चाहने से नहीं होता। एक चमकीली सर्द सुबह कामिल को जैसे ज्ञान गंगा मिल गई। वो अब एक सन्यासी के रूप में जीवन जीना चाहते थे। कहां इंजीनियर और कहां एक सन्यासी। कामिल ने घर में अपने फैसले की जानकारी दी तो सब सन्न रह गए। मैं किसी शाम को माता पिता को अकेले घर में रखकर घर वाले नाटक देखने गए और मैंने कह दिया आप दोनों से मुझे कुछ कहना है। मैंने शुरू किया, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं संन्यास लेकर के कहीं विदेश में जाना चाहता हूँ। दूसरी सुबह माँ मेरी कमरे में आई, मेरे पलंग पर बैठ गई और उन्होंने कह दिया बेटा अगर भगवान यही चाहता है हम लोगों के भी है सौभाग्य है। ये 1930 का साल था। दो साल बाद कामिल ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में एमए कर चुके थे। लेकिन जीवन दर्शन को लेकर अनेक पहेलियां उनके दिमाग में चल रही थी। इसी दौरान किसी ने कहा इन पहेलियों का उत्तर अन्य भाषाओं के धर्म ग्रंथों में मिलेगा और कामिल ने लैटिन, ग्रीक और जर्मन भाषाएं सीख लीं। यहां से कामिल के अंदर जिज्ञासु और पढ़ाकू कामिल बुल्के का जन्म हुआ। 1934 आते आते धर्म गुरुओं ने उन्हें ब्रदर से सम्मानित किया। अब उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो अपने देश में धर्मोपदेशक के तौर पर काम करें या फिर किसी दूसरे देश में जाएं। कामिल ने तय किया वो बाहर जाएंगे। धर्म गुरुओं ने उन्हें देश का चुनाव करने की आजादी दी और कामिल ने चुनाव किया हिंदुस्तान का। इसकी एक वजह यह भी थी कि अपने पढ़ाकू स्वभाव के चलते वो तुलसीदास की रामचरितमानस से रिश्ता जोड़ चुके थे। लेकिन यह कहानी हम आपको दिखाएंगे आगे। फिलहाल ये बता दें कि हिंदुस्तान आने के लिए कामिल के पास 1 साल का समय था। Of course, a tradition in Belgium in those days of sending missionaries out. Because Father Bulke was not the only Belgian Jesuit father in India. Already in the 19th century, several came, but he is one of the most exceptional. धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब कामिल को हिंदुस्तान रवाना होना था, हमेशा के लिए। सारा गांव बाहर तक कामिल को छोड़ने आया।
कामिल ने सबको प्रणाम किया और समंदर के रास्ते रवाना हो गया। घर में कामिल की मां रोते रोते देहरी पर बेहोश पड़ी थी। वो 20 अक्टूबर 1935 की तारीख थी। उस दौर के हिंदुस्तान पर गुलामी की जंजीरें जकड़ी हुई थीं। गोरी हुकूमत के जुल्म अपनी हद पार कर चुके थे। महात्मा गांधी और नेहरू आजादी की मशाल उठाए हुए थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों की शहादत ने अंग्रेजों की चूलें हिला दी थीं। ऐसे में करीब 17 दिन तक समंदर के सफर के बाद जब नौजवान कामिल 6 नवंबर 1935 को बंबई के बंदरगाह पर उतरा तो उसने देखा गोरी चमड़ी को हिंदुस्तान पर सितम ढाते हुए। यूं तो शुरुआत में कामिल के गोरे रंग से भारतीय भी खौफ खाते थे, लेकिन कामिल ने जल्द ही इस देश को ऐसा अपनाया कि सारी उम्र इस देश की मिट्टी से उसका रिश्ता बना रहा। देखिए कहानी कामिल बुल्के और हिंदुस्तान के रिश्ते की। नवंबर की एक सर्द सुबह कामिल ने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा। उसे याद आया, ये गोस्वामी तुलसीदास की धरती है। झुककर प्रणाम किया। निर्देश बंबई से रांची जाने का था। दिन भर बंबई की सैर की, शाम को ट्रेन में बैठकर रांची रवाना हो गए। दो दिन बाद रांची पहुंचे। ट्रेन के इस सफर का बयान कामिल बुल्के ने कुछ इस तरह किया। बंबई से रांची तक की यात्रा में भारत के विशाल आकार, विविधता और गरीबी के पहली बार दर्शन हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर तीसरे दर्जे में सवार होने के लिए धक्कम धक्का, शोर मचाते यात्री, घूंघट से पूरा सिर ढके पुरुषों के पीछे पीछे पशुओं की तरह चलती महिलाएं। हे भगवान, ये रास्ता कैसे देखती होंगी। बिना ढके बिकता खाने पीने का सामान, प्लेटफॉर्म के नल पर खुलेआम नहाते लोग, कोढ़ी भिखारी आवाज लगाकर तरह तरह का सामान बेचते, बड़े और बच्चे। कौन से अजब लोक में आ गया हूं। सुबह सुबह डिब्बे में एक छोटा सा बच्चा झाड़ू लेकर आ गया। सफाई के बाद उसने हाथ फैला दिए। मुसाफिरों ने उसके हाथ में पैसे 2 पैसे रख दिए। दूर से पहली बार हिंदू खाना और मुसलमान कबाब रोटी की आवाजें सुनी। एक और विचित्र दृश्य ट्रेन में सुबह सुबह देखा। खिड़की खोली तो देखा रेलवे लाइन के दोनों ओर लोटा लेकर बैठे स्त्री पुरुषों की लंबी कतार। पहले तो कुछ समझ नहीं आया। एक सहयात्री से पूछा तो उत्तर सुनकर उनके दुर्भाग्य पर दया आई। लेकिन सुंदर प्राकृतिक दृश्यों ने भी मन मोह लिया है। पुलों पर रेल पहुंचती है तो नदियों का जयकारा लगाकर यात्री उनमें सिक्के डाल रहे हैं। दोपहर में यात्रियों ने अपनी टोकरियों से तरह तरह के व्यंजन निकाल लिए। तेल टपकते आम के अचार की गंध से पहली बार परिचय हुआ। मनरेसा हाउस में उनके रहने का इंतजाम था। नियमों के मुताबिक उन्हें 2 साल बच्चों को पढ़ाने का काम करना था। इसके लिए उन्हें दार्जिलिंग भेजा गया। 1936 की शुरुआत में उन्होंने दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों के बीच बच्चों को गणित पढ़ाना शुरू कर दिया। अफसोस, यह सिलसिला जल्द ही टूट गया। लगातार तबीयत खराब रहने के कारण वापस रांची लौटना पड़ा। अब उन्हें फरमान मिला गुमला के हाई स्कूल में गणित पढ़ाने का।
इस स्कूल में कामिल बुल्के के जीवन का बड़ा मोड़ आया। दरअसल गुमला का माहौल हिंदी का था और कामिल बुल्के को हिंदी बेहद मीठी और नरम भाषा लगी। उन्होंने गुमला के स्कूल में बच्चों के साथ कक्षा में बैठकर बाकायदा हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। साथ ही शिक्षक हिंदी के प्रति कामिल का प्यार देखकर दंग थे। 2 साल में कामिल ने हिंदी, भोजपुरी, ब्रिज और अवधी सीख ली। हिंदी ने उनका दिल जीत लिया था। गुमला के दिनों को याद करते हुए कामिल ने बाद में लिखा, देख रहा हूं कि इस देश में लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी राज को चलाने के लिए प्रारंभ की गई शिक्षा प्रणाली अपनी मंजिल पा चुकी है। भारत की सभी भाषाएं उपेक्षित हैं। शिक्षित धनी लोगों में अंग्रेज बनने की होड़ लगी है। यहां सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली हिंदी की दुर्दशा है, किंतु लोगों तक मैं इसी भाषा को सीखकर ही पहुंच पाऊंगा। जब वह शिक्षक थे, गणित पढ़ाया करते थे, लेकिन वह जब हिंदी की कक्षा होती थी तो विद्यार्थियों के पीछे जाकर बैठ जाया करते थे और विद्यार्थियों को जो हिंदी पढ़ाई जाती थी तो उनकी भाषा को, हिंदी को सीखने की, समझने की कोशिश करते थे। जब रांची लौटे तो मिशन से आग्रह किया कि उन्हें हिंदी और संस्कृत पढ़ने के लिए मौका दिया जाए। मिशन प्रशासन ने बात मान ली और कामिल बुल्के को हजारीबाग के सीतागढ़ में भेज दिया। सीतागढ़ के सेंट कोलंबस कॉलेज में कामिल बुल्के ने एडमिशन लिया। उन दिनों आचार्य बद्रीदत्त शास्त्री हिंदी और संस्कृत के विभाग अध्यक्ष थे। शुरू में तो शास्त्री जी को बड़ा अटपटा लगा। एक विदेशी 2 भारतीय भाषाओं का दीवाना था। लेकिन कुछ दिनों में ऐसी स्थिति आई कि शास्त्री जी कामिल बुल्के को हिंदी और संस्कृत का चलता फिरता शब्दकोश कहने लगे। अब तक कामिल गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, तुलसी सतसई, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली और बिरवय रामायण का पारायण कर चुके थे। इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता, वाल्मीकि की संस्कृत में रचित रामायण, महाभारत, वैदिक साहित्य, पुराण और पंचतंत्र जैसे अनेक भारतीय पौराणिक ग्रंथ वो घोंट कर पी चुके थे। दरअसल बेल्जियम में रहते हुए उन्होंने तुलसीदास की एक चौपाई जर्मन में पढ़ी और तभी से वो तुलसीदास के मुरीद बन गए। ये चौपाई थी, धन्य जन्म जगती तल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। यानी उस बेटे का जीवन सफल है जिसका यश या कीर्ति सुनकर पिता को आनंद और गर्व हो। बस इसके बाद से ही वो तुलसीदास के भक्त बन गए। इसका कारण था कि जिस गांव में कामिल का जन्म हुआ उसका नाम था रम्स कपेले, यानी राम का मंदिर। उन्होंने रामचरितमानस और हिंदुस्तान से अपने रिश्ते के बारे में लिखा। अनेक भाषाओं का साहित्य पढ़ा, लेकिन पिता पुत्र के रिश्ते का ऐसा ऊंचा आदर्श किसी भी भाषा में नहीं मिला। इसने मेरे जीवन की दिशा मोड़ दी और मेरी कर्मभूमि का चुनाव कर दिया। विश्व साहित्य में माता पुत्र के संबंधों की बहुत चर्चा हुई है, किंतु पिता पुत्र संबंधों की ऐसी व्याख्या भारत के भक्त कवि तुलसीदास ही कर सकते थे। शायद ये चौपाई मुझे भारत ले आई। उन्होंने बराबर कहा, चूंकि मैंने देखा भाषा आंदोलन को अपने गांव में, फ्लेमिश और जर्मन के आंदोलन को देखा और मुझे लगा कि मातृभाषा की कद्र करना हर नागरिक का, उस देश के हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। और यही बात भारत आने के बाद जब उन्होंने हिंदी के संबंध में देखा,
तब उन्हें ये महसूस हुआ कि भारत का उद्धार तभी हो सकता है जब हमारी मातृभाषा का उद्धार होगा। इधर कामिल हिंदी और संस्कृत की सेवा करना चाहते थे और उधर मिशन उन्हें धर्मोपदेशक की भूमिका के लिए तैयार करना चाहता था। नतीजा, कामिल बुल्के 1939 की जनवरी में एक बार फिर दार्जिलिंग की वादियों में बसे करसियांग जा पहुंचे। करसियांग में एक बार फिर उनकी धर्म शिक्षा शुरू हो गई। 4 साल बाद कामिल बुल्के बाकायदा फादर बन गए। फादर बनाने के बाद मिशनरी ने धर्म साधना करने का आदेश दिया और यह धर्म साधना तमिलनाडु में होनी थी। 1944 में फादर तमिलनाडु जा पहुंचे। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा को चिट्ठी लिखी। आदरणीय धीरेन्द्र जी, मैं बेल्जियम निवासी हूं, धर्म सेवा के लिए भारत आया हूं। मेरी हिंदी भाषा में रुचि है, अतः इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर करना चाहता हूं। कृपया मार्गदर्शन करें। सादर, कामिल बुल्के। महीनों बीत गए, उत्तर नहीं आया। कामिल दुखी थे। सोचा एमए करें। जा पहुंचे बनारस। वहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल से मिले। आचार्य कामिल बुल्के के ज्ञान से बेहद प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने सलाह दी कि पहले अधूरी धर्म साधना पूरी करो। बुल्के ने बात मान ली और साधना पूरी होते ही गए कलकत्ता। वहां संस्कृत और हिंदी में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद बड़े गर्व से जा पहुंचे इलाहाबाद प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा के पास। बोले, मैं हिंदी में स्नातकोत्तर करना चाहता हूं। लेकिन आप तो विदेशी हैं, हिंदी कैसे पढ़ेंगे और समझेंगे? आपको शायद जानकारी नहीं कि मैं संस्कृत और हिंदी में स्नातक कर चुका हूं। आप नहीं जानते, हिंदी में स्नातकोत्तर आसान नहीं है। आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। अब प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा के चौंकने की बारी थी। एक विदेशी उनसे हिंदी में परीक्षा का आग्रह कर रहा था। बड़े बेमन से उन्होंने तुलसीदास की विनय पत्रिका का हिंदी अनुवाद तुरंत करके आदेश दिया। कामिल बुल्के के लिए यह बाएं हाथ का काम था। आनन फानन में वो अनुवाद करके ले आए। प्रोफेसर वर्मा चकरा गए। ऐसा अद्भुत अनुवाद उन्होंने कभी नहीं देखा था। फादर कामिल बुल्के अब एमए हिंदी के छात्र थे। इलाहाबाद ने फादर को अपने अंदाज में तराशा। डॉक्टर धर्मवीर भारती, रघुवंश, डॉक्टर जगदीश गुप्त जैसे विद्वान उनके दोस्त और सहपाठी थे, तो महादेवी वर्मा के वो छोटे भाई बन गए थे। सुमित्रानंदन पंत उनके शुभचिंतक थे और डॉक्टर राम कुमार वर्मा उनके आदर्श शिक्षक। मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, अज्ञेय और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से फादर का गहरा संपर्क रहा। यह वो काल था जिसमें हिंदी फादर कामिल बुल्के के खून में घुल गई। उस वक्त इलाहाबाद पॉलिटिकली, जैसे हमारी फ्रीडम स्ट्रगल हो गई, तो एक बहुत बड़ा सेंटर इलाहाबाद लिटरेचर का हुआ करता था। बहुत बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ से गुजरे हैं, जैसे फिराक गोरखपुरी वगैरह। बाद में कई लोग आए 47 के बाद, लेकिन उससे पहले भी यहाँ कई लोग मतलब गुजरे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड की वजह से भी उनको लगा कि प्रयाग में जो है एक ऐसी स्थिति है जहाँ वो धार्मिक मतलब जो वातावरण है वो भी उनको मिल सकता है, और हिंदी का सबसे बड़ा शोध करने का एरिया है जहाँ बड़े बड़े साहित्यकार गुजरे हैं। तो इसलिए उनकी मर्जी थी कि यहीं पे वो रिसर्च करें। हिंदुस्तान आजाद हुआ, गोरों की विदाई हुई और इधर फादर कामिल बुल्के ने हिंदी में एमए पूरा कर लिया। वो अब हिंदी के विद्वान माने जाते थे। एक दिन सुबह प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा ने बुलाया। बोले, आप अब हिंदी में शोध कार्य करिए। फादर हैरान।
कहां तो प्रोफेसर उन्हें एमए के लायक नहीं समझते थे और अब वही उनसे पीएचडी के लिए आग्रह कर रहे थे। उन्होंने प्रोफेसर वर्मा से पूछा, लेकिन हिंदी में शोध के लिए मुझे बहुत भटकना पड़ेगा। यहां की बोलियां अभी मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आती। तुम्हारे लिए वो कोई कठिन काम नहीं है, ये मैंने देख लिया है। तुम्हें विषय का चुनाव करना है। हाँ, वो तो मैंने नहीं सोचा। तुम्हारा पसंदीदा विषय क्या है? रामकथा। बस, फिर क्या देर है? ठीक है। मेरा विषय होगा तुलसी की राम भक्ति। क्या मेरे निर्देशक भी आप ही होंगे? नहीं, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इस विषय पर मुझसे बेहतर निर्देशक होंगे। ठीक है, मैं उनसे मिलता हूं। उन्होंने लिखा है कि राम कथा में उसका जो करुणा वाला पक्ष है, हमारी ईसाइयत में वो करुणा है, वो जोड़ती है, इसलिए राम कथा मुझको प्रीत करती है। दूसरे, राम के चरित्र का जो ग्रैंडर है, जो भव्यता है, वो मुझको प्रीत करती है। और तीसरा उन्होंने कहा कि भव्यता के साथ सहजता। शोध कार्य शुरू हो गया। फादर ने सोचा कि तुलसी की राम भक्ति जानने से पहले राम कथा के विकास को समझना जरूरी है। बस, भारत के सारे राज्यों में प्रचलित राम कथा के रूप बुल्के के दिमाग में जगह पाने लगे। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा। देश देशांतर के महाराजाओं, आखिर किसको कहें, हम तो बलशाली हैं और हमको होता हृदय में ये विश्वास है कि सारी वसुधा ही वीरों से खाली है। लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरे प्राण बचाओ। लक्ष्मण को हर लिया जो पर सिरिया को जी दिया कष्ट सती सीता को नहीं संभल गए तुलसीदास। राम रावण की कथा रामायण लिख गए तुलसीदास। आज आपको सुना रहा हूँ रामायण नाथ संबोधन भंजन हारा। सीता सीता ये यही नहीं, विदेशों में भी राम कथा के ऐसे रूप सामने आए कि फादर दंग रह गए। роса заменяла ей алмазы. Святая земля, мать земля, ведь она твоя дочь. Она твоя дочь. Скажи, скажи, где सीता? वो अनेक देशों में गए और जहां नहीं जा पाए, वहां से राम कथा के लोक और शास्त्रीय रूपों की सामग्री एकत्रित की। तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, जावा, बाली, सुमात्रा, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सूरीनाम और न जाने कितने देश जहां राम कथा के अपने अपने रूप दिखाई देते थे।
को सिंपली वाल्मीकि रामायण इन्होंने नहीं स्टडी किया या रामचरितमानस को ही नहीं स्टडी किया। इन्होंने बिगिनिंग से इन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, जैन टेक्स्ट्स, बौद्धिक धर्म जो है, इवन हमारे यहाँ कश्मीर में शैवाइट्स कहते हैं कश्मीरी, तो उसको भी रामायण को हर तरीके से इन्होंने स्टडी किया और हर रीजनल पर्सपेक्टिव से, हर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से स्टडी किया। तो उस हिसाब से रामायण पर बहुत ही अच्छी कमेंट्री बना डाली। वो कई भाषाओं के जानकार थे, इसलिए उन्होंने विदेशी स्रोतों का, विदेशों में राम कथा के परिवर्जित संस्करणों का जो संसार अवगाहन किया, यह बड़ा विपुल था। फादर ने कई बार इस बात की चर्चा की कि मेरा संबंध तुलसी से है असल में, और बाद में चलकर मैंने देखा कि तुलसीदास ने जिस राम कथा को आधार बनाया है उसमें मेरी रुचि बढ़ती गई, और तब मैंने पूरे संसार में ये खोज करने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ राम के से संबंधित किस किस प्रकार की कहानियाँ प्रचलित हैं। शोध कार्य पूरा हुआ तो पोथन्ना लेकर फादर बुल्के प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा के पास गए। एक बार फिर प्रोफेसर के चौंकने की बारी थी। उन्होंने घंटों बुल्के से शास्त्रार्थ किया। बोले, ऐसा काम तो हिंदी साहित्य में आज तक किसी ने नहीं किया। यह तो शोध कार्य के विषय से भी ज्यादा विस्तार ले चुका है। अब विषय बदल दो। ठीक है, विषय बदलता हूं। कुछ सूझ रहा है? जी, हम इसे रामकथा उत्पत्ति और विकास कर सकते हैं। वाह, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। और इस तरह शोध का विषय बदल गया। लेकिन राम के काम में भी बुल्के को अड़ंगे आ रहे थे। जब यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास शोध की भाषा का मामला गया तो कहा गया शोध प्रबंध अंग्रेजी में पेश करो। फादर तिलमिलाए। उन्होंने तय किया कुछ भी हो जाए, राम कथा पर तो शोध हिंदी में ही होगा। दरअसल उस दौर के हिंदुस्तान में शोध कार्य अंग्रेजी में ही हो सकते थे। गुलामी के दिनों के कायदे कानून जारी थे। फादर ने ऐलान कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा शोध राष्ट्रभाषा हिंदी में ही होगा। इस ऐलान से यूनिवर्सिटी में खलबली मच गई। वाइस चांसलर ने एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाई। लंबी बहस हुई। कुछ लोग हिंदी में शोध के खिलाफ थे और देखिए, एक परदेसी हिंदी के लिए जंग लड़ रहा था। आखिरकार परदेसी फादर जीता। परदेसी भाषा हार गई। आजाद हिंदुस्तान का हिंदी में ये पहला शोध प्रबंध था। फादर कामिल बुल्के डी.फिल की उपाधि हासिल कर चुके। हमारे विश्वविद्यालय में तब हिंदी विषय में भी अंग्रेजी में ही शोध कार्य होते थे, यानी शोध कार्य की जो प्रस्तुति होती, जो लिखा जाता था, स्वयं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपना शोध कार्य अंग्रेजी में किया था, लिखा था। और कोई परंपरा नहीं थी कि हिंदी में शोध लिखा जाए। लेकिन फादर कामिल बुल्के की जिद थी कि हिंदी में कार्य हो, राम कथा पर कार्य हो, तुलसीदास को केंद्र में रख के कार्य हो, और वह अंग्रेजी में लिखा जाए, यह नहीं हो सकता। कहा जाए कि हिंदी में शोध करने की परंपरा प्रशस्त की, उस परंपरा का पहला पत्थर उन्होंने ही रखा। राम कथा उत्पत्ति और विकास, उनकी ये जो किताब है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके बारे में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था कि राम कथा से संबंधित जितने भी संदर्भ और सामग्री है उसका ये विश्वकोश है। यानी कि इससे बड़ी किताब उस ज़माने तक नहीं लिखी गई थी और उसके बाद भी ऐसी कोई किताब नहीं लिखी गई, तो वो एक तरह का मानक ग्रंथ बन गई। एक हिंदी प्रेमी को सारा हिंदुस्तान सलाम कर रहा था। और देखिए, जब यूनिवर्सिटी ने 1950 में इसे किताब की शक्ल में छापा तो कामिल बुल्के ने कंधे पर या साइकिल पर रखकर किताबों के बंडल लादे और खुद बेचे। ये 1949 का साल था। फादर कामिल बुल्के अब हिंदुस्तान में राम कथा और तुलसी के सबसे बड़े जानकार मान लिए गए थे। मिलने वाले जब उन्हें फादर कहते तो वो खींचते थे। वो कहते, फादर अंग्रेजी का शब्द है,
आप मुझे बाबा क्यों नहीं कहते? हिंदी के प्रति एक परदेसी के प्रेम की गहराई का स्तर आज के हिंदुस्तान में शायद ही किसी को समझ आए। मॉम और डैड के ज़माने में बाबा की तकलीफ का एहसास भला किसे होगा? खैर, तो हम बात कर रहे थे आज़ाद हिंदुस्तान में बाबा का योगदान। देश में कहीं भी रामकथा, तुलसीदास या हिंदी पर आयोजन होता तो सूची में पहला नाम बाबा बुल्के का ही होता। वो कहा करते थे, सबहि नचावत राम गोसाई और मोहि नचावत तुलसी गोसाई। देखिए सितारों की तरह कैसे चमके हिंदी वाले बाबा बुल्के। बाबा अब आजाद हिंदुस्तान में हिंदी के सबसे बड़े सेवक थे। अगले ही साल हिंदुस्तान ने भी उन्हें अपना बेटा बना लिया। 1951 में सरकार ने बाबा को बाकायदा भारत की नागरिकता प्रदान की। बाबा खुश थे। अब उनके सामने 3 उद्देश्य थे। 1, रामकथा का प्रामाणिक दस्तावेज लाना। 2, तुलसीदास के प्रति अपनी भक्ति को सबके सामने लाना। और 3, देश में हिंदी को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा दिलाना। रामकथा पर शोध प्रबंध सामने आते ही बाबा के पास देश विदेश से इतनी बहुमूल्य जानकारियां और दस्तावेज मिले कि बाबा के लिए उन्हें भी अपने ग्रंथ में जगह देना जरूरी लगने लगा। 1962 में इस महान ग्रंथ का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। इसमें रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के रामकथा बोध से जुड़ी सामग्री शामिल की गई। इसके अलावा रंगनाथ रामायण और कंब रामायण का निचोड़ भी लिया गया। रामकथा में आए तमाम किरदारों के बारे में अधिक जानकारियां दी गई। इस संस्करण को लोगों ने सर माथे लिया। एक बार फिर नई जानकारियों की बाढ़ आ गई। 1971 आते आते तीसरा संस्करण पाठकों के लिए बाजार में आ गया। इसे भी अभूतपूर्व लोकप्रियता मिली। अब तुलसीदास पर अगले ग्रंथ की बारी थी। बाबा एक बार फिर तुलसी के बारे में शोध सामग्री जुटाने लगे। वो अब कहने लगे थे, सबहि नचावत राम गोसाई मोहि नचावत तुलसी गोसाई। तुलसीदास से संबंधित लेखों का नया ग्रंथ मानस कौमुदी भी कुछ ही दिनों में पाठकों के सामने आया। हिंदुस्तान के लोगों ने इसके जरिए तुलसीदास का एक नया दार्शनिक और वैज्ञानिक अंदाज देखा। इसके बाद तुलसीदास पर केंद्रित एक नई किताब रामकथा और तुलसीदास छपकर आई। इतनी अद्भुत जानकारियां और तुलसीदास का दृष्टिकोण पढ़कर लोग हैरान रह गए। पहली बार किसी ने तुलसीदास पर इतना काम किया था। तुलसीदास को पढ़ते पढ़ते उन्हें अक्सर अपनी मां की याद आती। हिंदी का पंडित बनने के लिए मैंने 37 में साल भर हिंदी और तुलसीदास का रामचरितमानस पूरा पढ़ लिया और उसी समय से मैं तुलसी का भक्त बन गया हूँ। ये भी एक संयोग की बात है। मैं लिखना चाहता था तुलसी की राम भक्ति। उसका भूमिका थी राम कथा। पहला भाग राम भक्ति, दूसरा भाग तुलसी की राम भक्ति, क्योंकि तुलसी की राम भक्ति दूसरी राम भक्ति से बहुत अधिक, इसमें बहुत अधिक अंतर है। यहां हम आपको बता दें कि बाबा 1950 यानी देश आजाद होने के सिर्फ 3 साल बाद ही रांची विश्वविद्यालय में हिंदी और संस्कृत के विभाग अध्यक्ष नियुक्त हो गए थे और तब से सारी जिंदगी रांची का ये मनरेसा आश्रम उनका ठिकाना बना रहा। अब उनका मकसद सिर्फ हिंदी के लिए काम करना था। भावी पीढ़ी को भी हम ये बताएंगे कि हमारे यहाँ इतने महान पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के यहाँ रहे
और उनका जो योगदान पूरे हिंदी जगत को शब्दकोश के द्वारा, उनके शोध के द्वारा, उनकी लेखनी के द्वारा जो हुआ है, ये चिर स्मरणीय रहेगा। क्लासरूम में आते थे और पूरे डैश पर वो घुमा करते थे, घूम कर पढ़ाते थे और किताब हाथ में पकड़ करके, और जब किसी बात पर, किसी शब्द पर जोर देना पड़ता था तो पूरा शरीर उनका हिलता था और पूरा शरीर को हिला हिला कर अपनी बातें करते थे। और उनकी जो देह भाषा थी, वो देह भाषा ही बड़ी प्रभावशाली थी। जो बात वो शाब्दिक भाषा से कहना चाहते थे, उस शाब्दिक भाषा के समर्थन में एकदम सटीक देह भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो शाब्दिक भाषा, देह भाषा मिलकर के एक सुंदर प्रभाव उत्पन्न करता था। हालांकि एक काम वो 1942 में कर चुके थे, जब उन्होंने अपने अंग्रेजी के लेखों के संकलन द सेवियर का हिंदी में अनुवाद किया था। इसमें उनके आध्यात्मिक सोच के दर्शन होते थे। इसके बाद 1958 में फ्रेंच नाटक द ब्लू बर्ड का अनुवाद नील पंछी के नाम से किया। आप कह सकते हैं कि 13 भाषाओं के जानकार बाबा बुल्के अपनी 14वीं भाषा हिंदी के ज्ञान की परीक्षा खुद ले रहे थे। वो अपने ही अनुवाद पर हिंदी के जानकारों की राय लेते थे और समझने की कोशिश करते थे कि वाकई उनका शब्द ज्ञान कितना उचित और अच्छा है। क्या आज के हिंदुस्तान में अपनी भाषा पर कोई इतनी मेहनत करता है? मैंने देख लिया जो हिंदी अनुवाद चल रहा है, ये जो कैरी पिछली शताब्दी के अनुवाद के आधार पर लिखा गया है, ये बहुत कृत्रिम हिंदी है और ये सरल स्वाभाविक भी नहीं है। इसलिए मैंने अनुवाद करते समय इसका ध्यान रखा। तो इसलिए मेरा सबसे पहला उद्देश्य यह था, सरल स्वाभाविक हिंदी लेकिन व्याकरण के अनुसार। नील पंछी के अनुवाद से पहले 1955 में उन्होंने हिंदी के पाठकों, लेखकों और छात्रों को हिंदी के ही बेहतर समानार्थी शब्द उपलब्ध कराने के लिए करीब 40,000 शब्दों वाली टेक्निकल इंग्लिश हिंदी ग्लेशरी प्रकाशित की। इसमें हिंदी के शब्दों के अंग्रेजी शब्द भी दिए गए थे। 60-70 साल पहले के हिंदुस्तान में ये एक अनूठा प्रयोग था। इसे अपार लोकप्रियता मिली। इससे उत्साहित बाबा को लगा कि एक बड़े अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की जरूरत हिंदुस्तान को है। कोई 5 साल की दिन रात मेहनत के बाद 1968 में इस शब्दकोश का पहला संस्करण बाजार में आया। जानकारों के लिए तो यह शब्दकोश एक खजाने से कम नहीं था। लोग टूट पड़े। घर घर में फादर कामिल बुल्के का अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश पहुंच गया और तब से लेकर आज तक इसके अनगिनत संस्करण आ चुके हैं। आज भी ये शब्दकोश मानक बना हुआ है। मैंने पहले एक छोटा कोश बनाया अपने संघ भाइयों के लिए जो भयंकर हिंदी बोलते हैं, लेकिन इस कोश की इतने लोकप्रियता था, उसका नाम था अंग्रेजी हिंदी ग्लोसरी। तो इसलिए बाद में मैंने सोचा अगर ये सच है तो मैं एक पूरा कोश बनाऊंगा। लेकिन कोश बनाने के लिए इतनी तकलीफ हुई, हाँ, 5000 घंटे लग गए। तो मुझको एक कविता याद आई, डच कविता। उसमें लिखा है, अगर कोई न्यायाधीश किसी को बहुत सख्त सज़ा दिलवाना चाहते हैं तो उसको कालकोठरी में नहीं भेज दें, बिगाड़ कराना नहीं, उससे कहें कि कोश का निर्माण करें। हिंदी के बारे में वो केवल लेखन तक ही सीमित नहीं थे। सार्वजनिक मंचों और तमाम माध्यमों के जरिए उन्होंने हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए जैसे आंदोलन छेड़ दिया था। वो अपने हर भाषण में कहते थे, मुझे अपनी मातृभाषा फ्लेमिश की तरह ही हिंदी से बहुत प्रेम है। मैं संविधान से मान्यता प्राप्त राजभाषा को उसके सिंहासन पर देखना चाहता हूं। जब तक हिंदी को उसके घर में सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक बाहर भी उसे कोई नहीं पूछेगा। आजादी के बाद हिंदी राजनीति का शिकार हो गई है।
प्रजातंत्र में सबको अपने अपने वोटों की चिंता है। देश का गौरव कहीं हाशिए पर चला गया है। अंग्रेजी भाषा हिंदी ही नहीं, हिंदुस्तान की सारी भाषाओं के अस्तित्व का संकट बन गई है। सोचिए, आजाद भारत में क्या इतनी खरी खरी बात कोई और कह पाया जो बेल्जियम से आए एक ठेठ हिंदुस्तानी ने कही। जरा सुनिए हिंदी को लेकर हमारे आपके बाबा क्या कहते थे। गांधी जी चाहते थे हिंदी राष्ट्र भाषा बनाना, तो उन्होंने शिकायत की जिन प्रांतों की मातृभाषा हिंदी है वहाँ हिंदी के लिए कोई खास रुचि दिखाई नहीं देती है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंदी की प्रगति इसलिए नहीं हो पाती है कि हिंदी प्रांत में लोग हिंदी की प्रगति के बारे में नहीं सोचते हैं। जब तक उत्तर भारत में हिंदी प्रतिष्ठित नहीं है तब हम आशा नहीं कर सकते हैं कि दूसरे प्रांतों में ये लोग हिंदी को महत्व दें। हिंदी ही है ऐसी भाषा है जो समस्त भारतीय संस्कृति की कुंजी है। ऐसी कोई प्राचीन रचना नहीं है जिसका हिंदी में अनुवाद नहीं है। ये तो बाबा की जिद थी जो हिंदी के लिए उन्होंने अपनी सेहत दांव पर लगा दी। उम्र बढ़ रही थी, शरीर में ढेर सारी बीमारियों ने घर कर लिया था। चाहने वाले कहते बाबा तबीयत का ध्यान रखो, और बाबा कहते मेरा ध्यान तो राम रखेगा, मैं तो उसी के काम में लगा हूँ। राम कथा और हिंदी की सेवा करते करते बाबा ने महाकाल को अपना निमंत्रण कब भेज दिया किसी को पता नहीं चला। हालांकि वो हिंदी सेवा के लिए अपनी जिंदगी में 5000 घंटे और चाहते थे। अफसोस नियति ने उन्हें इतना वक्त नहीं दिया। देखिए बाबा का आखिरी सफर। बाबा करीब 65 साल के थे और देखा जाए तो काफी काम कर चुके थे, मगर खुद बाबा को अपने सफर पर संतोष नहीं था। अभी हिंदी की सेवा से उनका मन नहीं भरा था। द्वंद्व चल रहा था देह और दिमाग में। देह कहती मैं थकने लगी हूं, जरा ठहरो, और दिमाग कहता 60 साल पूरे हो चुके हैं, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, इसलिए काम करने दो। ये द्वंद्व आखिरी सांस तक चलता रहा। वैसे देह के साथ तो बाबा की जंग जन्म से ही शुरू हो गई थी। वो समय से पहले, यानी सिर्फ 7 माह मां के साथ रहने के बाद ही इस दुनिया में आ गए थे। हालत इतनी बिगड़ गई कि एक बार ही लगा कि ये बच्चा बचेगा नहीं। मुश्किल से बचे तो, लेकिन सुनने की ताकत खो चुके थे। जैसे तैसे काम चलाने लायक सुनाई देना शुरू हो गया। इसके बाद जब हिंदुस्तान आए और गुमला में पढ़ाने गए तो मलेरिया हो गया। उसने एक बार फिर सुनने की क्षमता कमजोर कर दी। 1950 से ही उन्हें सुनने के लिए मशीन लगानी पड़ती थी। इसके बाद वो दमे के मरीज हो गए। राम कथा के लिए लगातार भटके, खाने पीने का कोई ठिकाना न रहा। अस्त व्यस्त जीवन शैली के कारण पेट में अल्सर ने घर बना लिया। 50 पार करते करते ब्लड प्रेशर और दिल के रोगी भी हो चुके थे, लेकिन उनके जीवट में कोई कमी न थी। सबको साथ लेकर चलने की आदत से लाचार थे, इसलिए बीमारियों को भी साथ लेकर चलते रहे। लेकिन 72 साल की उम्र में एक दिन अचानक नया आक्रमणकारी शरीर में दाखिल हो गया।
21 जून 1982 बाबा बाइबल के हिंदी अनुवाद में जुटे थे कि अचानक दाहिने पैर की एक उंगली में दर्द उठा। बाबा ने देखा उंगली अपना रंग बदल रही थी। थोड़ी देर बाद ही बाबा बेहोश हो गए। अगले दिन मांडर के अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें गैंग्रीन हो गया है। इलाज चलता रहा, कोई फायदा ना हुआ। 2 जुलाई को डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया, लेकिन घाव बढ़ता गया। डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी ने पटना ले जाने की सलाह दी। एक तो ब्लड प्रेशर था उनका, हार्ट भी कमज़ोर हो गया था, उम्र बढ़ रहा था, धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे थे। तो हमको डर था कि कभी हार्ट फेल ना हो जाए। और अंतिम समय उनको हम लोग को पटना भेजना पड़ा। फिर पटना से लोग दिल्ली भेजा, लेकिन वो जिए नहीं, गैंग्रीन हो गया था पैर में। 16 जुलाई 1982 को पटना के कुर्जी अस्पताल में बाबा को दाखिल किया गया। इससे पहले बाबा ने अपने भाई भाभी को बेल्जियम चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने अपनी मनोदशा बयान की। प्रिय जूलियन और मारी मादलेन, कल सुबह मैं पटना ले जाया जाऊंगा। वहां इलाज के लिए आधुनिक उपकरण हैं। स्थिति ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन उंगली काली पड़ गई है, दर्द भी है। जन्मदिन अच्छी तरह मनाओ, मेरी शुभकामनाएं। आशा है कि अगले पत्र में अच्छे समाचार भेजूंगा। 22 जून से बाइबल का अनुवाद रुक गया है। सस्नेह, कामिल। पटना में भी बाबा की हालत में कोई सुधार न हुआ। हार कर दिल्ली लाने का फैसला किया गया। 8 अगस्त 1982 की दोपहर बाबा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में दाखिल हो गए। अब तक बाबा को कुछ अंदेशा होने लगा था कि बुलावा आ रहा है। वो कहते थे, केवल 400 घंटे चाहिए। अगर पैर कट जाए तो भी कोई गम नहीं, आंखें और हाथ सलामत रहें तो मैं बचा हुआ काम पूरा कर लूंगा। बाइबल के हिंदी अनुवाद के अलावा वो तुलसीदास पर भी एक ग्रंथ लिखना चाहते थे। अफसोस, ये दोनों अब बहुत दूर दिखाई दे रहे थे। अस्पताल में मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। चाहने वाले आते, बाबा उनके सर पर हाथ फेरते और लोगों की हिचकियां बंध जाती। पटना की भूपेंद्र कलसी, दिल्ली की शैल सक्सेना और प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद एक तरह से बाबा के परिवार के सदस्य थे। ये सारे लोग बाबा की दिन रात सेवा कर रहे थे। भूपेंद्र कलसी का तो कन्यादान ही बाबा ने किया था। जब बाबा बीमार थे, यहाँ कुर्जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्हें एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी मुझे स्क्रम्बल्ड एग खाने का मन कर रहा। तो मैंने कहा कि अगर मुझे मालूम होता तो ये कि घर से बना के लिया। भाई नहीं, यहाँ नर्स को बोलने से होगा। तो हमने जाके नर्स से कहा, नर्स बना कर ले आई। तो मेरा मन किया कि हम उनको खिलाएं। तो मैंने उनको उठाया और तकिया पीछे दिया, तकिया पीछे से बैठाने के ख्याल से तो नर्स खिलाने लगी। हाँ, मैंने देखा कि तकिए के नीचे 2 छोटी छोटी किताबें पड़ी हुई, बिल्कुल इतनी सी, जैसे छोटी गीता देखा ही होगा प्राय सबने, इसी तरह की। तो जिज्ञासा हुई मुझे कि क्या चीज़ें हैं। देखा तो एक हाथ में जो पहली किताब आई वो बाइबल थी, छोटा सा, और उसमें भी जगह जगह लाइन खींची हुई थी। तब दूसरा भी देखने की इच्छा हुई। अब मैं उसको देखती रह गई। मुझे इतना आश्चर्य हुआ। तुलसीदास की विनय पत्रिका, वो देखकर मुझे क्या अनुभव हुआ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बड़ी तकलीफ के साथ एक सप्ताह गुजरा। अब सबको अंदाज हो गया था कि बाबा चुपचाप अपनी अनंत यात्रा पर जाने की तैयारी कर चुके हैं। वो अब खामोश रहने लगे थे।
बोलना भी कम हो गया था। कोई मिलने जाता तो आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते, और जब वो लौटता तो उसके सिर पर हाथ फेरते, और वहां मौजूद सब लोग फूट फूट कर रो पड़ते। धीरे धीरे वो घड़ी भी आ पहुंची। 16 अगस्त को बाबा एकदम खामोश हो गए। वो रात भर बेचैन रहे, लेकिन उनका चेहरा दमक रहा था। अस्पताल के पलंग पर लेटे बाबा एक फरिश्ते की तरह दिखाई दे रहे थे। 17 अगस्त की सुबह 8 बजे बाबा बुल्के चले गए अपने आखिरी सफर पर। डॉक्टर बुल्के ने अपने जीवन में जितने भी कार्य किए हैं उन कार्यों के पीछे हिंदी है, केवल हिंदी है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने किसी दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं किया। बाबा कहते थे कि मैं इसी देश में मरना चाहता हूँ, और अगर पुनर्जन्म होता है भारतीय संस्कृति के अनुसार तो मैं फिर से इसी देश में जन्म लेना चाहूँगा, और मैं स्वर्ग में जाके सबसे पहले तुलसीदास से मिलूँगा और फिर अपने माता पिता से मिलूँगा। ऐसे थे बाबा। बाबा बुल्के आज हमारे बीच नहीं हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए उनके योगदान का कर्ज हमेशा हिंदुस्तान पर रहेगा। वो हिंदी के सच्चे सपूत थे। रामकथा और तुलसीदास के जरिए वो इस देश की आत्मा के साथ कुछ इस तरह घुल मिल गए कि उसे अलग करके देखना नामुमकिन है। आज हम अपने घर में बेबसी के साथ हिंदी की दुर्दशा होते देख रहे हैं। हिंदी जानने वाले बढ़ रहे हैं, हिंदी का कारोबार बढ़ रहा है, लेकिन हिंदी अपनी गंगोत्री से प्रदूषित ना हो, इसके लिए अगर हम कुछ कर पाएं तो यही बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विरासत के इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं, इस वादे के साथ कि अगली बार नया किरदार। नमस्कार।